नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सामान्य ज्ञान की सीरीज में प्राचीन इतिहास प्रारंभ करा था और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि इतिहास के कौन कौन से प्रकार है, इतिहास के सिलेबस में क्या क्या है, और हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमारे देश में कहाँ कहाँ तक था, विश्व में कहाँ कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था देखी और धार्मिक व्यवस्था देखी। दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोला था कि अगले लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता देखेंगे, तो आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं उनका रिवाइज आप कंटिन्यू करिए और सामान्य ज्ञान की सीरीज को आप कंटिन्यू लीजिए, तभी सामान्य ज्ञान का ये महत्वपूर्ण पार्ट आपका पूरा हो पाएगा। आइए आज हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को किस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे वैदिक काल। ये मेरा चौथा फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले हमने फर्स्ट थर्ड और सेकंड लेक्चर पढ़ लिया है, तो आप सब मेरी यूट्यूब चैनल जैविक स्टडी पर जाकर उसका रिवाइज जरूर कर ले, उसके बाद ये लेक्चर पढ़े ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वैदिक काल अर्थात वैदिक सभ्यता का अगर हम समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे हम वैदिक काल के रूप में देखते हैं। दोस्तों, हमने हड़प्पा सभ्यता का समय देखा था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 या 1700 ईसा पूर्व, और इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब 1750 से लेकर 1500 तक का जो बीच का जो समय है, बीच का जो समय है वो समय कहाँ गया। तो कई विद्वानों का मानना है कि वो संक्रमण काल था, जिस काल में हड़प्पा सभ्यता के लोग भी रहते थे और वैदिक काल के लोग भी रहते थे। तो ये बीच का जो समय था, बीच के लगभग 150 या 200 वर्ष जो थे, ये संक्रमण काल थे। कौन सा काल था? संक्रमण काल था। उसके बाद प्रारंभ होता है वैदिक काल। उस संक्रमण काल के बाद वैदिक काल प्रारंभ होता है। और हम वैदिक काल की भी अगर बात करें तो वैदिक काल भी दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में देखा गया है। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद का जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो फर्स्ट हो गया ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर ऋग्वैदिक काल। हम इन दोनों को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अलग अलग चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे। पूरे अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वैदिक काल। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? वैदिक काल। और उस वैदिक काल में दो अलग अलग चैप्टर है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का समय अगर हम देखें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर या 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के जो मध्य का समय था, 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य का जो समय था वो ऋग्वैदिक काल था। और इसी वैदिक काल में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय था उसको हम उत्तर ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और अगर पूरे को मिला दे तो कौन सा काल बन जाता है? वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 600, ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का ये पूरा वैदिक काल है। तो वैदिक काल के दो पार्ट हो गए, ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल। 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर ऋग्वैदिक काल का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इस ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में ही हुई थी, इसी कारण हम इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर ऋग्वैदिक काल में बाकी बाकी तीन वेदों की रचना हुई, जिसमें फर्स्ट है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। पूर्व ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। अगर हम ऋग्वैदिक काल की भाषा की बात करें तो ये वैदिक संस्कृत थी। भाषा तो पूरी अगर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा, लेकिन सिर्फ अगर ऋग्वैदिक काल की भाषा की बात करें तो वो वैदिक संस्कृत। और उत्तर ऋग्वैदिक काल की अगर हम भाषा की बात करें तो ये लौकिक संस्कृत है। कौन सी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत। तो आइए हम फर्स्ट ऋग्वैदिक काल के बारे में आज चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं पुरुषों की स्थिति कैसी थी,
क्या समाज में विभाजन था, समाज किस प्रकार रह रहा था, ये सब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल किस समय की अगर हम बात करें तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य का समय कौन था? ऋग्वैदिक काल का समय था। ऋग्वैदिक काल में जो जाति निवास करती थी उसे हम कहते हैं आर्य। कौन सी जाति थी? आर्य। और इस पूरे युग को हम आर्य युग भी कह सकते थे। क्या कह सकते हैं? आर्य युग। ऋग्वेद में जो वैदिक काल की जाति थी वो आर्य जाति थी। ये लोग भारतीय भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? ये भारतीय भाषा बोलते थे, जिसे इंडो यूरोपियन भाषा कहते थे। ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के लोग भारतीय भाषा बोलते थे, जिसको इंडो यूरोपियन भाषा भी कहते। अब क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, वो कहाँ से आए थे और किस प्रकार आए थे। ये विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत दिए। कई विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोग कहाँ से आए थे, कहाँ उनका मूल निवास था। तो ये निवास और विभिन्न विद्वानों ने निवास को लेकर अलग अलग अपने मत दिए। तो आइए देखते हैं हम किस वैज्ञानिक ने क्या मत दिया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो जर्मनी से आए। कहाँ से आए? उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? जर्मनी। ये किसने विचार व्यक्त किया? पेंका ने। किसने किया? पेंका। पेंका नाम का एक विद्वान है जिसने कहा कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य लोग थे, उनका मूल निवास स्थान जर्मनी। कहाँ पर है? जर्मनी। उसके बाद डेन्यूब नदी, एक डेन्यूब नदी या यूरोप बताया एक वैज्ञानिक ने या एक विद्वान ने, सर गेल्स नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने कहा कि डेन्यूब नदी के आसपास या फिर यूरोप में इनका मूल निवास स्थान था। किसका मूल निवास स्थान था? आर्य लोगों। क्वेश्चन आ जाए कि सर गेल्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो डेन्यूब नदी ऑप्शन में आ गया, फिर यूरोप। ठीक है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव, हमारे भारतीय एक विद्वान ने जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो लोग थे इनका मूल निवास स्थान था उत्तरी ध्रुव। बाद में इस मत का बहुत ही निंदा हुई। बाल गंगाधर तिलक की इस मत की बाद में कई लोगों ने निंदा कही कि इन्होंने आर्य का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ बताया? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में चूंकि बर्फ है, वहां से कोई भी जाति आना बहुत मात्रा में बर्फ है, इसलिए वहां से कोई जाति आना बहुत ही नामुमकिन है। तो उत्तरी ध्रुव किसने बताया आर्यों का मूल निवास स्थान? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद भारतीय विद्वान दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत। तो क्वेश्चन आ जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत किसने बताया? तो तिब्बत बताया दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बाद अगला आता है सप्त सिंधु, अविनाश चंद्र घोष, एसी चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास। तो आ जाए कि सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्य निवास करते थे। यहाँ मत किसका था? तो ये था एसी दास का या अविनाश चंद्र दास। उसके बाद मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मूलर ने कहा था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर का ये जो मत है यही सर्वमान्य मत हुआ बाद में। आज इसी मत के अनुसार माना जाता है कि आर्य का जो निवास स्थान था वो कहाँ था? मध्य एशिया। तो ये हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कौन सी जाति थी, इनका मूल निवास कहाँ का था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस चैनल पर कंटिन्यू रहिए, तभी आपका सामान्य ज्ञान का एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है इतिहास वाला ये पूरा हो पाएगा। आइए, हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका मूल निवास स्थान क्या था। अब हम देखते हैं कि भारत में इनका निवास कहाँ था, भारत में ये किस क्षेत्र में निवास करते थे। आइए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में अगर हम आर्यों के निवास की बात करें, भारत में आर्यों का निवास स्थान हम देखते हैं कि भारत में किस किस क्षेत्र में आर्य लोगों ने निवास किया था। तो ऋग्वैदिक काल के आर्य समाज के लोग जो थे वो आज के भारत के पंजाब, हरियाणा से लेकर अफगानिस्तान के क्षेत्र तक घुमक्कड़ करते थे। क्या करते थे वो? कि आज वर्तमान में जो हमारा पंजाब क्षेत्र है, हमारा जो हरियाणा क्षेत्र है, अफगानिस्तान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये लोग क्या करते थे? घुमक्कड़ करते थे। तो आज लोग अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में निवास करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई सारी नदियों का उल्लेख है। अफगानिस्तान में जो बहती है उन नदियों का, कई सारी नदियों का उल्लेख है। उनमें से अधिकांश नदियों का नाम आज भी वही जो पूर्व में थे। तो देखते हैं हम अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियों वाला वो जो क्षेत्र है जहां पर आर्य लोग निवास करते थे। तो पूर्व नाम या ऋग्वेदिक नाम देखेंगे, वर्तमान में उस नदी का क्या नाम है ये देखेंगे। तो पूर्व में एक नदी थी गोमल।
क्या नाम था उस नदी का? गोमल नदी, जो अफगानिस्तान में वर्तमान में प्रवाहित होती है, उस नदी को ऋग्वैदिक काल में गोमल कहा जाता था। आज उसी नदी को गोमती के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि गोमती नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है या ऋग्वैदिक काल का नाम क्या है, तो गोमल है। तो गोमल नदी, गोमती नदी आज भी अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। उसके बाद स्वास्तु, पूर्व नाम था स्वास्तु नदी, वर्तमान नाम है स्वात नदी। तो स्वात नदी का पूर्व नाम ऋग्वैदिक काल में स्वास्तु था। उसके बाद कुंभा, क्या नाम है? कुंभा। तो कुंभा नदी का वर्तमान नाम काबुल है। यह आज भी अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है कुंभा नदी, इसका वर्तमान नाम है काबुल। उसके बाद कुर्रम, इसका वर्तमान नाम है कुबरू या कुमरू, क्या नाम है? कुमरू। तो गोमल पूर्व नाम था, वर्तमान नाम गोमती। दूसरा स्वास्तु, इसका वर्तमान नाम स्वात है। कुंभा वर्तमान नाम काबुल। कुर्रम वर्तमान नाम कुमरू। तो या तो अफगानिस्तान की नदियां हो गई जिनका ऋग्वैदिक काल में अलग अलग नाम थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसे आर्य लोग सप्त सिंधु कहते थे। क्या कहते थे? सप्त सिंधु। क्या नाम दिया था आर्य लोगों ने इस क्षेत्र का? सप्त सिंधु या देव कृत्योनी। आर्य लोग भारत और पाकिस्तान के बीच का जो नदियों वाला क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु कहते थे। क्या कहते थे? सप्त सिंधु देव कृत्य योनि। तो इस क्षेत्र में लगभग समस्त नदियों का उल्लेख आर्य लोगों ने ऋग्वेद में किया। भारत और पाकिस्तान के जो नदियों का क्षेत्र था उसे क्या कहा आर्यों ने? सप्त सिंधु कहा, देव कृत्योनि कहा। और इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना ऋग्वेद में किया। तो कौन कौन सी नदियों का उल्लेख उन्होंने ऋग्वेद में किया, आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं कि ऋग्वेदिक नाम, वर्तमान नाम। तो ऋग्वेद में एक नदी थी जिसका नाम आज भी वही है, सिंधु। सिंधु नदी को ऋग्वेद में ऋग्वेद सिंधु ही कहा जाता था, वर्तमान नाम भी सिंधु है। कहीं कहीं इसका नाम हिरण्यानी भी मिलता है। क्या मिलता है? हिरण्यानी। ऋग्वेद में इसका नाम कहीं कहीं हिरण्यानी मिलता है। उसके बाद दूसरी वितस्ता, वितस्ता जिसका वर्तमान नाम है झेलम। झेलम नदी का नाम ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में वितस्ता के नाम से उल्लेखित था। उसके बाद अश्विनी, अश्विनी नदी का वर्तमान नाम है चिनाब। चिनाब को ऋग्वैदिक काल में अश्विनी कहा जाता था। उसके बाद पुरुषणी, एक नदी थी पुरुषणी जिसका वर्तमान नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। बिपाशा, बिपाशा का वर्तमान नाम है व्यास। सतुद्री, सतुद्री को सतलज कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज। तो सतलज नदी का ऋग्वैदिक में नाम था, ऋग्वैदिक काल में सतलज। उसके बाद सरस्वती, और इसका अब भी नाम सरस्वती है। इसे नदी तमा भी कहा जाता था। और ये जो सरस्वती नदी है ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती थी? पवित्र नदी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र सप्त सिंधु कहा जाता था। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों का उल्लेख उन्होंने क्या करा? ऋग्वेद में किया। और ये 7 प्रमुख नदियां हैं जिनको ऋग्वेद में किस नाम से जानते थे, अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये हमने देखा। उसके बाद ये जो आर्य लोग थे ये हिमालय से परिचित थे। क्या थे? हिमालय से परिचित थे। और हिमालय को ये हिमवंत मुजवंत के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? हिमवंत मुजवंत। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि हिमालय का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में किस नाम से था, तो किस नाम से था? हिमवंत मुजवंत। इसको याद कर लीजिएगा कि हिमालय को हिमवंत मुजवंत के नाम से जानते थे। और ये लोग विंध्ययन पर्वत और नर्मदा, इनकी चर्चा नहीं की इन्होंने, मतलब ये लोग इनसे परिचित नहीं थे। तो विंध्य और नर्मदा से परिचित नहीं थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि आर्य लोग निम्न में से किससे परिचित थे, ऑप्शन आ जाए हिमालय, विंध्यन पर्वत, नर्मदा, तो अपने को लगाना हिमालय, क्योंकि हिमालय के नाम से परिचित थे और हिमालय का नाम ये था हिमवंत मुजवंत। उसके बाद आर्य लोग गंगा और यमुना नदी से कम परिचित थे। गंगा और यमुना नदी से कम परिचित थे। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा एक बार, कितनी बार हुई गंगा की चर्चा? एक बार हुई। और यमुना की चर्चा 3 बार हुई। इसको याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी की चर्चा कितनी बार हुई, तो यमुना नदी की चर्चा ऋग्वैदिक काल में 3 बार हुई और गंगा नदी की चर्चा ऋग्वैदिक काल में 1 बार। तो ये हमने देखा कि आर्य लोग भारत में कहाँ निवास करते थे। अब हम देखते हैं कि आर्य लोगों की जो एक प्रमुख रचना थी जिसका नाम है ऋग्वेद। अब हम उस ऋग्वेद के बारे में देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेखित था। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है वो ऋग्वैदिक काल का एक सबसे प्रमुख स्त्रोत ही था। मतलब ऋग्वैदिक काल को जानने का सबसे प्रमुख अगर स्त्रोत की हम बात करें तो वो कौन है? ऋग्वेद ही। अगर हमें ऋग्वेद के बारे में जानना है तो हम कहाँ जाएंगे? ऋग्वेद देखने जाएंगे। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का समाज था, वहां का रहन सहन किस प्रकार
था, ऋग्वेदी था, जो मानव की प्रथम रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मानव की प्रथम रचना। जो ऋग्वेद है उसको मानव की प्रथम रचना माना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और वंदनाओं का लिखा गया है। क्या लिखा गया? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और वंदनाओं के बारे में लिखा गया। ऋग्वेद में अगर हम बात करें ऋचाओं की, तो कुल 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं। मतलब मंत्रों की लाइन कितनी है? मंत्रों की लाइन ऋग्वेद में 1028 है। उसके बाद अगर ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या की बात करें तो 10,462 यहाँ पर मंत्रों की संख्या है, और लगभग 300 से अधिक भारोपीय भाषा के शब्द मिलते हैं। ऋग्वेद में 300 से अधिक भारोपीय भाषा के शब्द मिलते हैं। यहाँ पर ये ऋचाओं वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या या फिर मंत्रों की लाइन कितनी है? 1028 है। बाकी मंत्रों की संख्या 10,462 तथा 300 से अधिक भारोपीय भाषा के शब्द मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गए हैं, जिन्हें 10 मंडल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। तो हम 10 मंडलों के बारे में देखते हैं कि किस किस मंडल में कौन कौन सी बातों का उल्लेख है। हम प्रमुख देखेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मंडल और उनका वर्णन देखेंगे। तो प्रथम मंडल में क्या उल्लेख है? जुए का खेल का। प्रथमी मंडल में यहाँ पर जुए के खेल का उल्लेख है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि जुए का खेल का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो जुए के खेल का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है। उसके बाद हम द्वितीय मंडल में अगर देखें तो कृषि क्रियाओं का वर्णन है। दूसरे मंडल में कृषि क्रियाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? कृषि क्रियाओं का। और तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का। और ये गायत्री मंत्र वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचनाकार थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। तो ये आप याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र है। और ये प्रथम मंत्र माना जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम मंत्र माना जाता है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र, जिसमें 24 अक्षर है। कितने अक्षर है? 24 अक्षर है। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र विश्वामित्र इसके रचनाकार है। तीसरे मंडल में उल्लेख है। प्रथम मंत्र 24 अक्षर है। उसके बाद चतुर्थ अगर मंडल की बात आती है, चतुर्थ मंडल की अगर हम बात करें तो कृषि क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का वर्णन है। यहाँ पर कृषि क्रियाओं का और अनुष्ठानों का वर्णन है। उसके बाद पांचवे अगर मंडल की हम बात करें तो अग्नि एवं घोड़ों का वर्णन। घोड़ों का वर्णन ऋग्वेद के पांचवें मंडल में है, और अग्नि का वर्णन भी ऋग्वेद के पांचवें मंडल में। उसके बाद षष्टम मंडल की अगर हम बात करें तो हरियूपिया शब्द का उल्लेख। षष्टम मंडल में किस शब्द का उल्लेख है? हरियूपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियूपिया शब्द का वर्णन है, जिसका अर्थ होता है हड़प्पा को नष्ट करने वाला। हमने हड़प्पा के पतन होने के कारणों में आर्य आक्रमण भी देखा था, और आर्य आक्रमण का एक महत्वपूर्ण यही साक्ष्य है कि ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? हरियूपिया शब्द का उल्लेख है, जिससे विभिन्न विद्वानों ने माना कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो याद रखिएगा हरियूपिया शब्द का षष्टम मंडल में उल्लेख है। हरियूपिया शब्द का अर्थ होता है हड़प्पा को नष्ट करने वाला। किसको नष्ट करने वाला? हड़प्पा को नष्ट करने वाला। उसके बाद हम सप्तम मंडल की बात करें तो सप्तम मंडल में 10 राग की युद्ध का वर्णन है। किस युद्ध का वर्णन है? 10 राग है। एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें भरत नामक कबीले की विजय हुई थी, जिसको हम आगे देखेंगे। 10 राग युद्ध को हम आगे देखेंगे, पर अभी फिलहाल इतना ही याद रखिएगा कि सप्तम मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। और वरुण पूजा का वर्णन भी इसी मंडल में। वरुण पूजा का वर्णन भी 7वें मंडल में है। उसके बाद अष्टम मंडल में अगर हम देखें तो अनार्यों की चर्चा है। हम आर्य और अनार्य दो प्रकार देखेंगे। आर्यों के वैदिक काल में जो समाज रहता था, उस दो प्रकार के थे, आर्य और अनार्य। तो अनार्यों का जो चर्चा है वो अष्टम मंडल में। किसमें? अष्टम मंडल में। उसके बाद नवम मंडल में अगर हम देखें तो सोम रस को समर्पित है। मतलब इस मंडल में सोम रस का उल्लेख। किसका उल्लेख है? सोम रस का। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि सोम रस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद दशम मंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, दशम मंडल। तो दशम मंडल में एक तत्ववाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद का वर्णन है। किसका वर्णन है? एक तत्ववाद, बहुतत्ववाद और सर्वेश्वरवाद। उसके बाद वसुदेव कुटुंबकम ग्लोबल विलेज की चर्चा भी इसी में है। वसुदेव कुटुंबकम ग्लोबल विलेज की चर्चा भी दशम मंडल में है। और सत्य अर्थात ट्रुथ, मतलब सत्य को भी इसी में परिभाषित किया कि सत्य क्या होता है। पूछा जाए कि सत्य या ट्रुथ को ऋग्वेद के किस मंडल में परिभाषित किया, तो ट्रुथ को ऋग्वेद के 10वें मंडल में परिभाषित किया।
उसके बाद विवाह सूक्त की चर्चा भी इसी में की गई है। विवाह सूक्त की यानी विवाह के बारे में भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है, जिसको एक संस्कार माना गया है। ऋग्वेद में विवाह को क्या माना गया है? एक संस्कार माना गया है। उसके बाद पुरुष सूक्त की चर्चा भी ऋग्वेद में हुई। किसकी? पुरुष सूक्त की चर्चा ऋग्वेद में हुई, जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था सामने आई। पुरुष सूक्त में ही पहली बार वर्ण व्यवस्था चालू हुई और यहाँ पर ही 4 वर्ण सामने आते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसकी सामाजिक व्यवस्था में। तो अभी फिलहाल याद रखिए कि पुरुष सूक्त की चर्चा हुई, जिसमें वर्ण व्यवस्था पहली बार सामने आई, और सरस्वती वंदना तथा नदियों की वंदना भी इसी में है। तो हमने देखा ऋग्वेद में क्या क्या है, कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंत्रों की संख्या है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्या उल्लेख है, ये प्रमुख बातें हमने देखी। और दोस्तों हमने आज के लेक्चर में देखा कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल देखा। उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल स्टार्ट किया था। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि मुख्य प्रमुख यहाँ के रहने वाले कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था, ये हमने देखा। उसके बाद भारत में आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, और हमने देखा कि आर्यों की जो प्रमुख रचना थी ऋग्वेद, इसमें क्या क्या उल्लेख था। उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज कैसा था, वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इसी के साथ ऋग्वैदिक काल वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर ऋग्वैदिक काल किस प्रकार होता है। दोस्तों आप इस ऋग्वैदिक काल और ये सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू लीजिए, उसके बाद ही आपका ये सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन सही तरीके से पूरा हो पाएगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।